Welcome back, all dear student. Today we are going to start a new topic of surface chemistry. Name is property of colloidal solution. तो property of colloidal solutions में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे वन बाय वन देखिए. सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टी. सेकेंड है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी. थर्ड है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. फोर्थ है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और फिफ्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग दो चीजों को स्टडी करने वाले हैं. एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को और एक कोआगुलेशन मेथड को, जिसको हम फ्लोकुलेशन भी बोलेंगे. ठीक है, तो ये चीजें हमें स्टडी करनी है वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के चलते हैं. देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. देखिए, भाई कोलाइडल सोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भाई, साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक. दूसरा, ये जनरली होमोजीनियस होते हैं. थर्ड, ये स्टेबल होते हैं. फोर्थ, अगर हम बात करें, कैन बी सी बाय माइक्रोस्कोप. किससे देखे जा सकते हैं? ये माइक्रोस्कोप से. फिफ्थ, नॉट पास थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट इजिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ट्रांसल्यूसेंट होते हैं जनरली ये. तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी हुई है. सेकंड हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टी. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, देखिए एक बार. मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम स्टडी करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट. क्या स्टडी करेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट. और ब्राउनियन मूवमेंट जो वर्ड आया कहां से आया? वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था. रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? पोलन ग्रेन्स पे. He observed zigzag motion of particle. क्या ऑब्जर्व किया था? जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल. अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई, जो कोलाइडल सोल है उसमें क्या होता है. तो अगर कोलाइडल सोल में हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा? जिगजैग मोशन ही मिलेगा पार्टिकल का. क्या मिलेगा? जिगजैग मोशन. तो एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कैसे हमें स्टडी करना है, वो देखिए एक बार. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इसी चीज को. ये सबसे पहले मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया था पोलन ग्रेन्स के ऊपर. एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑब्जर्वेशन थी वो. और वहां पर क्या था? जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल था. अब देखो, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता कैसे है वो भी देखिए. और जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किया, ये पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक कर देगा, ये पार्टिकल यहाँ कर देगा, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ. इस तरह से पूरे सिस्टम में क्या रहेगा? ये जिगजैग मोशन. और बेटा, जिगजैग मोशन पार्टिकल्स की, तो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल ही क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट. क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है.
अब बात आती है कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट हमने बता तो दिया भाई जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ये जिगजैग मोशन होता क्यों है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट और यू कैन से जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। होता क्या है इसमें, जैसे मान लो डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल जो है ना, मीडियम पार्टिकल स्ट्राइक टू द डिस्पर्स फेज पार्टिकल ड्यू टू विच movement occur and particle not settle down, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते और क्या चलती रहती है, मूवमेंट चलती रहती है, जिगजैग मोशन की फॉर्म में क्या चलती रहेगी, मूवमेंट चलती रहेगी। अगर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा तो पार्टिकल क्या है, पूरे सिस्टम में रिवॉल्व आउट कर रहा है, मतलब स्टेबल है, वो क्या है, वो स्टेबल। तो ये क्वेश्चन आता है, what is the cause of stability of colloidal soil, colloidal soil की स्टेबिलिटी का क्या रीजन है, रीजन है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है रीजन, ब्राउनियन मूवमेंट। अब बात आती है भाई ब्राउनियन मूवमेंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो मैंने बताया कि भाई स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा ये, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेबिलिटी क्यों आई, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा था और स्ट्राइकिंग की वजह से वो सेटल डाउन पार्टिकल्स जो सेटल डाउन नहीं हो पाए, इसलिए वहां पर क्या आ गई, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी आने की वजह से सॉल्यूशन में वो सेटल डाउन नहीं हुए, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम उसको बोल सकते हैं। और इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, जो किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ थी, पोलन्स ग्रेन्स पे की थी, और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व पहले भी किया जा चुका था कि भाई ये मूवमेंट है किसकी तरह होता है, जिगजैग मोशन की तरह, मतलब जिगजैग जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है, जिगजैग वे में उनकी मूवमेंट होती है। देखिए अब आगे थर्ड है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी हम लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट को लेकर के। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लो आप लोग जैसे थिएटर में गए और ये एक प्रोजेक्टर है, ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है डार्क की प्रेजेंस में, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मतलब एक तरह से रिफ्रैक्शन सा पूरा चल रहा है उसके अंदर, तो ये जो पाथ विजिबल होता है ना, वो पाथ का पूरा का पूरा पाथ क्या है, एक तरह से वो टिंडल इफेक्ट का ही पार्ट है। जो विजिबिलिटी आती है किसकी वजह से, पासिंग ऑफ लाइट इन द कोलाइडल सोल। अब ये विजिबिलिटी आती क्यों, और भी बता देता हूँ। जैसे डार्क रूम में अगर मान लो कोई गैप है, तो वहां पर जो पूरी की पूरी जो लाइट आएगी, वो लाइट क्या आती है, एक पर्टिकुलर पाथ पे आती है, और वो पाथ पूरा का पूरा क्या हो जाता है, विजिबल। और वो पाथ विजिबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल है। अब देखो टिंडल इफेक्ट जनरली है क्या, तो इसमें मैं एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास मान लो एक ट्रू सॉल्यूशन है, क्या है ये, ट्रू सॉल्यूशन है, और ये हम लोगों के पास कोलॉइडल सोल है, क्या है ये, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसमें से हम लाइट पास करेंगे। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने एक बैटरी ले ली, ठीक है, और ये लाइट पास होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ ट्रू सॉल्यूशन में जब लाइट पास हुई तो कोई भी पाथ विजिबल नहीं हुआ, जैसा सिंपल था वैसा ही हुआ। बट यहाँ पर एक कंप्लीट पाथ क्या हो गया, विजिबल हो गया। मतलब कोलाइडल सोल्स के अंदर पार्टिकल का जो पाथ है,
जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट पाथ था लाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, या हम बोल सकते हैं विजुअल हो गया या विजुअलाइज हो गया, उसको हम टिंडल कॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल कॉन बोलते हैं। अब इसी के बारे में मैं और बात कर रहा हूँ भाई। ये तो हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्या हुआ, पार्ट लाइट ने स्ट्राइक किया, लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग होती है किसकी, जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करेंगे। अब इसको मैं एक लेंस की फॉर्म में दिखा रहा हूँ किस तरह से क्या काम करेगा ये। देखिए अब इन सभी चीजों को धीरे धीरे राइट डाउन करते जाओ, कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक लेंस की फॉर्म में। जैसे भाई हम लोगों ने आर्क लैंप ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्लिट लगाई, दोबारा से हमने एक लेंस लिया, इस पे स्ट्राइक हुआ ये, ठीक है। और फिर ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल है, और कोलाइडल सोल में से क्या होगा, ये इस तरह से पास होगा। तो ये जो स्कैटरिंग है ना, ये स्कैटरिंग जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और ये इसी की वजह, स्कैटरिंग की वजह से पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? विजिबल। 1869 के अराउंड में टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और टिंडल इफेक्ट को दिया था। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन। अब टिंडल इफेक्ट के लिए दो मेजर कंडीशंस आती हैं, उसको भी डील कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट बात क्या आती है हमारे पास, देखो इसमें द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल is not much smaller than lambda, मतलब wavelength of light। सेकेंड क्या है, refractive indices are greatly differ in magnitude of disperse phase and medium, मतलब disperse medium, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलने वाले हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जहाँ जाए वहाँ पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अब बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो जनरली कौन शो करते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल। कौन शो करते हैं? लायोफोबिक कोलाइडल सोल, क्योंकि इन्हीं पे चार्ज होता है, लायोफिलिक पे चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब इस पे दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कौन सा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल और नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल। तो पॉजिटिव वाले कौन कौन से होते हैं और नेगेटिव वाले कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, Fe2O3 में XH2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड इनटू में XH2O, क्रोमियम ऑक्साइड इनटू में XH2O। तो ये सभी कौन से आपके पास, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड दैट कैरी पॉजिटिव लायोफोबिक सोल, मतलब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली हम बात कर लें तो बेसिक डाई स्टफ। बेसिक डाई स्टफ की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से आते हैं भाई, इसमें मिथाइलिन ब्लू ले लो आप। क्या ले लो? मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है।
ठीक है। और भी हम बात करें तो देखो इसके अंदर आप ले सकते हो जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन्स के बारे में भी ले सकते हो, हीमोग्लोबिन को भी ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, लायोफोबिक के, कौन से वाले के, पॉजिटिव वाले के। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जनरली क्या आते हैं भाई, आपके पास मेटालिक सोल जो होते हैं, ठीक है। और मेटालिक सोल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन, देखो मेटालिक सल्फाइड की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से आएंगे आपके पास, AS2S3 हो गया हमारे पास, कैडमियम सल्फाइड हो गया, और भी सल्फाइड और आप ले सकते हो यहाँ पर पे, ठीक है। तो सल्फाइड मतलब मेटालिक सल्फाइड होना जरूरी है वो। और मेटालिक सोल भी होते हैं, जैसे देखो गोल्ड का हो गया, और हमारे पास सिल्वर का हो गया, कॉपर का हो गया, ये कौन सा सोल है, मेटालिक सोल है, ठीक है। इसके बाद भी हम बात कर सकते हैं एसिडिक डाई के ऊपर। एसिडिक डाई कौन कौन सी होती है, जैसे मान लो कॉन्गो, रूबिन डाई होती है, ठीक है। एओसिन्स भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव सोल्स के हैं। बाकी आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो भी आपके पास मेटालिक ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म है वो पॉजिटिव हो गए, सल्फाइड वाले कौन से हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये काफी सिंपल सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव लायोफोबिक कोलाइडल सोल, जिसमें हम लोग को जिसके ऊपर पॉजिटिव लेयर होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव लेयर होगी उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज को लेकर के, कि चार्ज किस किस तरह से ओरिजिनेट होगा। ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे होगा, सबसे पहले बाय फ्रिक्शनल मेथड, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर, थर्ड प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। तो देखो काफी सिंपल सी चीजें हैं, दो तो बहुत सिंपल हैं। देखो फ्रिक्शनल मेथड मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। रबिंग करने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट हो जाएंगे, चार्ज। तो पहला पॉइंट क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर, अगर हम किसी चीज को एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो चार्ज जनरेट होंगे, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर। थर्ड आता है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे डिस्कस करते हैं। देखो एक बार, जैसे देखो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज का। मैंने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया क्या, Ki ऐड कर दिया, और Ki मैंने जब तक ऐड किया जब तक ये एक्सेस में नहीं हो गया। किसमें नहीं हो गया, एक्सेस में। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, AgI मिलेगा, और इसके पास मुझे नेगेटिव लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव लेयर। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, हमने यहां पर लिया Ki, और Ki में हमने ऐड किया क्या, सिल्वर नाइट्रेट, और इसको ऐड किया, और ऐड करने पे क्या होगा, हमारे पास अगेन क्या बनेगा, AgI बनेगा। लेकिन जो लेयरिंग होगी वो किसकी होगी, अब Ag+ की। तो यहाँ पर लैटिस साइड पे चार्ज का एक फिक्स लेयर बनना, इसे क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। अब ये कौन सा लेयर बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीजों पे बात करी, एक तो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली, ठीक है। होगा कैसे भाई, जैसे आप एक्सेस में डालते जाओगे ये कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड बनने के बाद क्या होगा, एक फिक्स लेयरिंग के ऊपर क्या जनरेट हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट पे इसके चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक हम बात कर सकते हैं भाई, यहाँ पर एक मोबाइल लेयर भी होती है, तो मोबाइल लेयर किसकी होगी, प्लस चार्ज की। इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा आपसे। दिस इज व्हाट, मोबाइल लेयर। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करते रहना, और ये क्या हो गई हमारे पास, फिक्स लेयर। क्या हो गई ये, फिक्स लेयर, ठीक है। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे इसी में हमारे पास क्या है, देखो तो हमने क्या किया, अभी प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज करके दिखाया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, Fe2O3 इंटू में XH2O।
क्या चार्ज जनरेट होगा, Fe3 पर। लैटिस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। कब, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में था, ठीक है। और Fe2O3 इनटू में XH2O क्या आएगा, OH नेगेटिव। ये स्पेशल केस है, किसमें, बेस में। बेस की प्रेजेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव सोल। क्या कहलाएगा, नेगेटिव सोल। और ये वाटर की प्रेजेंस में क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव सोल। ठीक है, तो जनरली हमने भी बात करी थी, जैसे मेटालिक ऑक्साइड का जो होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट एक सिचुएशन आ रही है यहाँ पर, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, नेगेटिव। पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते जाओ। अभी प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज पर ही चल रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे पास, मान लेते हैं, अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था, सिल्वर नाइट्रेट KI एक्सेस में, और हमारे पास बन गया था सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, एक्सेस में क्या था, KI। तो जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, I नेगेटिव की लेयर बनेगी। ये I नेगेटिव की एक फिक्स लेयर बन गई, और सराउंडिंग में क्या आएगा मूवमेंट करने वाला, K प्लस, क्योंकि एक्सेस में है वो भी। ठीक है, तो ये जो फिक्स लेयर है, और ये कौन सी लेयर है, मोबाइल लेयर। कौन सी लेयर है ये, मोबाइल। तो फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर, जो ये दो लेयर हैं, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है, फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर को हम लोग कंबाइंड टू लेयर्स को क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब देखो ये एक फिक्स है और यहाँ पर क्या हमारे पास मोबाइल लेयर है, तो इसमें एक पोटेंशियल जनरेट होगा भाई, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल है। क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। और दूसरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोकाइनेटिक। क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक। एग्जाम में ये पॉइंट काफी टाइम्स आता है। जीटा पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्या होता है। जीटा पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर। समझ में आ रही बात ये, तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज। अब हम अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जो मेजर पॉइंट था इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोआगुलेशन। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोआगुलेशन में अगर हम बात करें तो क्या करना है, देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस तो वैसे भी काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, देखो एक बार मैं आपको दो तरह की सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड यूज किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमने एक बैटरी यूज कर ली, नेगेटिव चार्ज कैरियर और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, अब क्या होगा इसी में समझो एक बार, भाई पार्टिकल्स यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो बैटरी है ये बैटरी ऑफ है, अभी बैटरी ऑन नहीं है, बैटरी क्या है, ऑफ। लायोफोबिक पे एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम इस बैटरी को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही पार्टिकल, लेट वी हैव टू कंसीडर, ये सारे पार्टिकल कौन से हैं, नेगेटिव। कौन से हैं, नेगेटिव। तो कहाँ मूव करेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टुवर्ड अ पॉजिटिवली चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मूवमेंट of colloidal particle toward a positively charged electrode under the influence of electric field, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। अब इसी में एक चीज और आती है, इसको हम कैटाफोरेसिस भी बोल सकते हैं।
अगर पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट हो रही है तो हमको किसको क्या बोलेंगे, कैटाफोरेसिस। स्टार्टिंग में कैटाफोरेसिस ही डिस्कवर किया गया था। जैसे भी मैंने नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट करवाई ना, आप पॉजिटिव की करवा देते तो क्या हो जाता है, उसको कैटाफोरेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नया वर्ड नहीं है, कैटाफोरेसिस भी हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इसी का ही पार्ट है, यूं समझ लो। देखो और इसमें हमने लगा दिए, ये समझ लो, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा भाई, कोलॉइडल सोल जो है ना, वो तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब डिस्पर्स मीडियम का पार्टिकल का मूवमेंट करना, डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट करना, बट कोलॉइडल पार्टिकल स्टेबल रहना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो आपने जनरली पढ़ा ही है, बस वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑस्मोसिस चलना, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो डिस्पर्स मीडियम मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, बट कोलॉइडल सोल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और मूवमेंट नहीं होगी वहां पर। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब चलते हैं हम आगे, देखते जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कोआगुलेशन। क्या है, कोआगुलेशन। बहुत सिंपल सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है। देखो इसमें हम लोग क्या लेंगे, कोलाइडस सोल लेंगे, कोई भी सोल लगा लो आप, यानी यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल ले लिया। क्या लिया आपकी बार, सोल। और यहाँ पर वही सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे। इसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। अब देखो कन्वर्जन, और यू कैन से कोलाइडल सोल convert into precipitate by using suitable electrolyte are known as what, coagulation। क्या बोल सकते हैं हम उसको, कोआगुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोलाइडल सोल कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आर नोन एज कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कोआगुलेटिंग एजेंट। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले इसका कोज को पढ़ लेते हैं फिर कुछ डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले इसका कोज क्या है, कोज तो काफी सिंपल है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। उसका रीजन काफी क्लियर है, क्यों दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, देखो क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल तो करेगा ही। ठीक है, मैंने यहाँ पर फेरिक क्लोराइड डाल दिया, तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड के वो इसको क्या कर देंगे,
न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रलाइज करके मुझे क्या मिलेगा, एक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म मिलेगी इसकी, फेरिक हाइड्रोक्साइड की। समझ में आ रही है बात ये? तो ये हमारे पास क्या बन गए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को वापस कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। और अगर ये क्या हमारे पास कोलाइडल, कोलाइडल को प्रेसिपिटेट बनाना क्या कहलाता है, कोआगुलेशन। क्या कहलाता है, कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन क्या है, कोलाइडल से प्रेसिपिटेट बनना क्या होगा, कोआगुलेशन। और प्रेसिपिटेट से वापस कोआगुलेशन बनना क्या, कोलाइडल सोल बनना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। समझ में आ रही है बात ये? सो ये कोज है इसका कि किस वजह से इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे। देखो मैंने भी एक टर्म डिस्कस की थी, फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन इज ए कोआगुलेशन। और जो कोआगुलेशन करवाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है फ्लोकुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट या फिर कोआगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो जो इसके प्रेसिपिटेट बनाएगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखो इसमें आगे, जैसे मान लो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नेगेटिव सोल है AS2S3, दिस इज ए नेगेटिव सोल। क्या है ये, नेगेटिव सोल है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, प्रेसिपिटेट में। मेरे पास ऑप्शन है Al3+, Na+ और C है मेरे पास Mg2+। आपसे पूछे कि कौन इसके प्रेसिपिटेट कर पाएगा, तो आप कह दोगे तीनों ही कर पाएंगे क्योंकि ये सोल कौन सा है, नेगेटिव वाला। लेकिन आपसे पूछ ले कि कौन ज्यादा कर पाएगा, मतलब ज्यादा का मतलब क्या है कि भाई किसकी पावर ज्यादा है। देखो बेटा, अगर पावर ज्यादा होगी, जैसे Al3+ पे 3+ का चार्ज है तो 3- को अकेला ही न्यूट्रल कर देगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन का लेस अमाउंट यूज होगा, किसके लिए, इसका प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। अरे भाई किसी का लेस अमाउंट यूज हो रहा तो इसकी पावर क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। भाई जैसे मान लो कोई पावरफुल पर्सन है, वो 2 पर्सन को उठा के इकट्ठा फेंक देता है। ठीक है, तो 1 पर्सन हुआ, मतलब वैल्यू तो क्या हुई, कम, लेकिन उसकी पावर क्या हुई, ज्यादा। तो जब वैल्यू कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 50 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है इन तीनों चीजों से। तो इसका कितना यूज हुआ, 17। इसका यूज कितना हुआ, 50 का 50। इसका कितना यूज हुआ, इसका हो गया लगभग 25। तो किसका सबसे कम यूज हुआ, एल्युमिनियम का ना। कम अमाउंट में ही ज्यादा को कोआगुलेट कर दिया, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, ज्यादा। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, फ्लोकुलेशन पावर जो होती है ना, अगर ज्यादा है तो उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वैल्यू क्या होगी, कम, और पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी की पावर ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से कोआगुलेशन चलेगा। अब एक सिंपल सा जो रूल है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारे पास क्या है, हार्डी-स्कोल्स रूल या हार्डी-स्कोल्स लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें 2 बातें आप ध्यान रख लो। पहली बात है द इफेक्टिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन कॉल्ड कोआगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग एजेंट। बहुत सिंपल सी बात है, या हम लोग बोल सकते हैं इसको फ्लोकुलेशन आयन भी बोल सकते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। द इफेक्टिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू कोआगुलेशन, जो कोआगुलेशन करेगा ना उसी के हम क्या बोलेंगे, कोआगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग एजेंट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था,
more is the valency of effective ion, more will be coagulation और फ्लोकुलेशन। मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव आयन होगा या उसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी, जैसे मान लो Al3+ और Mg2+ में किसकी वैलेंसी ज्यादा है? Al3+ की। तो ये हमारे पास क्या इफेक्टिव आयन है कंपेयर टू व्हाट? Mg2+। तो मोर कोआगुलेशन कौन करेगा? Al3+ करेगा। ठीक है, तो हार्डी-स्कूज रूल में हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता भी है। लेकिन कई बार ये आ जाता है व्हाट इज द मॉडिफिकेशन सजेस्ट बाय द यू इन हार्डी-स्कूज रूल। अब बात हो रही है किसकी? मॉडिफिकेशंस को लेकर। भाई इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन ये है कि भाई आप देखो कोई भी नेगेटिव सोल होता है, कौन सा सोल? लायोफोबिक सोल। ठीक है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? कोआगुलेशन के लिए। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो इससे अच्छा हम लोग पॉजिटिव लायोफोबिक सोल डाल दें। ठीक है, लायोफोबिक कौन सा सोल? पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइडर सोल। अगर हम इसमें पॉजिटिव लायोफोबिक कोलाइडर सोल ऐड कर देते हैं तो कोआगुलेशन तो तब भी हो जाएगा। तो बस यही मॉडिफिकेशन है। आप इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर अगर उसका अपोजिट सोल अगर यूज करते हो तो भी क्या होगा? कोआगुलेशन होगा। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? हार्डी-स्कूज रूल। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ चल रहा हूं, एक बार देखिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है हमारे पास। ठीक है, और ऑप्शन दे दिए Al3+, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव और फोर्थ है Na+। विच वन इज मोर इफेक्टिव फॉर कोआगुलेशन? इन सब में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा कोआगुलेशन के लिए? तो पहली बात तो ये कौन सा सोल है? ये पॉजिटिव सोल है। पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वालों को तो काट ही दो, पॉजिटिव वाले तो डलेंगे नहीं। अब आती है बात, यहाँ पे 2 नेगेटिव और यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है? 3 नेगेटिव की ना। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन को घुमाया जाता है, विच वन हैज मोर वैल्यू? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो वैल्यू क्या होती है? पावर जिसकी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा कम। तो वहां पर फिर सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली तो यही पूछा जाएगा कि भाई हमारे पास कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू।